आज हम जो बात करेंगे वो एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक के बारे में बच्चों बात करेंगे, ठीक है। और मैं गारंटी इस बात की आपको देता हूं कि अगर आप इस बेसिक को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो पूरी एक्सरसाइज 1.2 में एक भी पॉइंट या एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपको तनक भी परेशान कर जाए। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है बच्चों। एकदम क्लियर पढ़ाऊंगा, क्लियर फैन हो जाओगे ऐसा पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा बस, ठीक है। तो देखिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं बेसिकली वो एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों हमने जो पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 में, उसमें हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था, संबंध के बारे में पढ़ा था, और फिर टाइप ऑफ रिलेशंस, संबंध के प्रकार के बारे में पढ़ा था, और फिर उससे संबंधित क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। इसी प्रकार एक्सरसाइज 1.2 में जो हम पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे फलन के बारे में, फंक्शन के बारे में। क्या फलन? फलन होता है एक, अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है, कैसे सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। एक फंक्शन होता है और फंक्शन के कुछ प्रकार भी होते हैं, तो आज हम फंक्शन को समझेंगे, फंक्शन क्या होता है और फंक्शन के प्रकार जो होते हैं उन्हें समझेंगे। और कोई भी फंक्शन किस टाइप का होगा इसको पहचानने के लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या शर्तें, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन लोगों ने अभी लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर अभी कर दीजिए। जितने भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं या स्कूल का ग्रुप है सभी पर शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए तो देखिए बेसिकली अगर हम बात करें फलन के बारे में, देखिए जो फलन जो होता है ना, देखिए हमने थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं पीछे रिलेशन के बारे में। रिलेशन क्या पढ़ा था हमने, रिलेशन क्या होता है? तो बच्चों रिलेशन जो होता है वो किन्हीं दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। ये बात हम आपको बता चुके हैं बच्चों। जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है आर, वो उपसमुच्चय होता है ए और बी के कार्तीय गुणनफल का। अगर हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो ए और बी का जब हम कार्तीय गुणनफल निकालेंगे तो कार्तीय गुणनफल में जो क्रमित युग्म आएंगे उन क्रमित युग्मों से ही मिलकर अगर हम एक सेट बना दें, तो उसी सेट को हम संबंध आर कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेशन होता था वो सेट ए और सेट बी के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता था, ठीक है बच्चों, जिसको कि हम रिलेशन आर कहते हैं। अब बात करें कि सर संबंध क्या होता है, तो बच्चों जो संबंध होता है वो फंक्शन क्या होता है, फलन, कि सर फलन क्या होता है? तो बच्चों जो फलन होता है ना वो एक प्रकार से संबंध को ही हम फलन कहते हैं। जो हम अभी पिछली एक्सरसाइज में रिलेशन पढ़कर आए हैं उसी रिलेशन को ही हम फलन कहते हैं। बस होता क्या है, उस रिलेशन में थोड़ी सी कुछ शर्तें ऐड कर दी जाती हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशन हैं, कुछ बाउंडेशन एंड कंडीशन लगा दी जाती हैं उस रिलेशन में। अगर वो रिलेशन उन कंडीशन से होकर गुजरेगा तो वो रिलेशन एक फंक्शन कहलाएगा। अगर वो उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए नहीं गुजरेगा रिलेशन तो उसको हम फिर फंक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो फंक्शन ही रिलेशन होता है, फलन को ही हम संबंध कहते हैं। बस कुछ शर्तें हैं जो कि उस रिलेशन के अंदर डाल दी जाती हैं। अगर रिलेशन उन शर्तों का पालन करेगा तो वो रिलेशन फंक्शन होगा, अगर पालन नहीं करेगा तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। अब वो क्या क्या शर्तें हैं रिलेशन में कि जिनको रिलेशन फॉलो करेगा तो वो फंक्शन कहलाएगा, उन शर्तों के बारे में आइए हम पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों उससे पहले थोड़ी सी बात आप एक ही जान लीजिए कि मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है, इसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट हैं। एक सेट बी है, इसके अंदर 4 5 ये एलिमेंट हैं, और इसमें एक मैंने रिलेशन बनाया कि a, b सच दैट a माइनस b बराबर सम संख्या। तो भैया क्या क्या आएगा, तो r बराबर, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैं ये जो समझा रहा हूँ किसी मकसद से समझा रहा हूँ जिससे आगे आपको समझने में सिंपल रहे। देखिए a माइनस b मतलब सम संख्या, यानी a का मान जो लेना है a बिलोंग्स टू a है और b बिलोंग्स टू b है। यानी a का मान लेना है सेट a से और b का मान लेना है सेट b से, और a में से b को घटाना है, और a में से b को घटा के अगर सम संख्या आएगी तो उसको हम इसके अंदर लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। तो भाई अगर मैं a की जगह लूँ 1 सेट a से और b की जगह लूँ मैं 4 सेट a से, तो 1 में से 4 घटाऊंगा तो क्या आएगा, विषम संख्या आएगी। तो 1 और 4 हम नहीं ले सकते, 1 और 5 ले सकते हैं, यस, क्योंकि 1 सेट a का एलिमेंट है और 5 सेट b का एलिमेंट है। तो a बिलोंग करता है सेट a से, इसका मतलब a की जगह 1 ले सकता हूँ और b की जगह 5, और 1 में से 5 घटाऊंगा तो क्या मिलेगी -4,
और माइनस के 4 एक ऋणात्मक सम संख्या है, तो उसे ले सकते हैं। तो 1,5 आ जाएगा और 5,1 आ जाएगा। ऐसे ही देखिए घटाने पर ऋणात्मक सम संख्या मिली है, धनात्मक सम संख्या होनी चाहिए, ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लें a इसका मान 2 और यहाँ पे लें इसका मान 4, तो 2 में से 4 घटाएंगे तो सम आएगा, या 4 में से 2 घटाएंगे तब भी सम आएगा। और 2 और 5 को लेंगे तो बेसम आएगा, तो नहीं ले सकते। 3 और 4 को ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि 3 में से 4 गया, 4 में से 3 घटाएंगे बेसम आएगा। 3 और 5 को ले सकते हैं, तो 3,5 आ जाएगा और 5,3 आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर ये रिलेशन बन जाता है। अब बच्चों मैंने आपको देखिए मैं समझा रहा हूँ क्यों, पीछे की चीज़ थोड़ी सी क्यों समझा रहा हूँ, मैं थोड़ा फ्लैशबैक में क्यों चला गया हूँ, क्योंकि आगे की चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा सकूँ। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये जो रिलेशन बनता है, इसमें जो पहला मान होता है, इसको बच्चों हम क्या कहते थे, इसको हम कहते थे प्यारे बच्चों प्रांत, जिसे हम डोमेन के नाम से जानते हैं। और जो दूसरा मान होता है, इसको हम परिसर यानी रेंज हम कहते थे। क्या बोलते थे, रेंज। यानी यहाँ पर अगर मैं बात करूं प्रांत, तो प्रांत क्या होता है बच्चों, डोमेन बोलते हैं इसे इंग्लिश में। और प्रांत यानी जो पहले मान है, जो x के मान है पहले या a के मान कह सकते हैं, इनसे मिलकर एक समुच्चय बनेगा 1, 5, 2, 4, 3 और एक एलिमेंट को देखो 5 दोबारा आ रहा है, लेकिन 5 एक ही बार लिखेंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डोमेन बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। जो रिलेशन में पहले मान आता है उन्हें हम प्रांत बोलते हैं। बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ प्रांत के ऊपर, पिछली एक्सरसाइज में डिटेल में समझाता सारी चीजें। परिसर क्या होता है, परिसर होता है जिसे हम रेंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेंज। जो दूसरे मान होते हैं उन्हें हम रेंज बोलते हैं, जैसे 5, 1, 4, 2 और 3। दोबारा 5 आ रहा तो एक ही बार 5 लिखेंगे। तो ये क्या होता है बच्चों, आपका परिसर होता है, ठीक है। तो क्लियर नहीं वाली बात, प्रांत क्या होता है आप समझ गए, परिसर क्या होता है आप समझ गए, और ए और बी का जो कार्तीय गुणनफल होता है उसी का उपसमुच्चय रिलेशन होता है। तो क्लियर है, कोई दिक्कत है। अब हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में, ठीक है। फलन, फंक्शन क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी नहीं। प्रांत क्या होता है, जो रिलेशन में क्रमिक युग्म आते हैं उसमें जो पहली वैल्यू होती है, यानी जो x का मान होता है, हम ये कह सकते हैं, उनसे मिलकर अगर हम एक समुच्चय बना दें तो उसे हम प्रांत बोलते हैं, डोमेन, सेट ऑफ डोमेन बोलते हैं। और जो दूसरा मान होता है उसे हम परिसर बोलते हैं, जिसे हम रेंज भी कह सकते हैं, ठीक है। उस रिलेशन की रेंज है। इज दैट क्लियर। अब हम बात करेंगे डीपली फंक्शन के बारे में। तो ये मैं अब हटा देता हूं, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों फंक्शन क्या है। मेन टॉपिक जो आज का हमारा है वो है फंक्शन, बिकॉज फंक्शन पर ही पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप रिलेशन समझ लीजिए और टाइप ऑफ रिलेशन समझ लीजिए। आपकी 1.1 एक्सरसाइज में ऐसे खत्म करा दूंगा कि आपको पता नहीं चलेगा। इसी टाइप से आप एक्सरसाइज 1.2 में फंक्शन को बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, और टाइप ऑफ फंक्शन को समझिएगा। तो 1.2 में किसी पॉइंट में दिक्कत नहीं आने दूंगा। क्लियर। देखिए फंक्शन क्या होता है बच्चों, कोई भी रिलेशन जो होता है वही फंक्शन होता है, बस रिलेशन में कुछ शर्तें ऐड कर दी जाती हैं। अब वो शर्तें क्या हैं, यानी कोई भी रिलेशन फलन होगा कब, जब, शर्त देखिए यहां लिख देता हूं मैं, संबंध को ही हम फलन, फंक्शन कहते हैं, ठीक है भाई। हम यहां ये भी कह सकते हैं कि कोई भी संबंध आर, कोई भी संबंध आर फलन होता है कब, जब कोई भी संबंध आर फलन कहलाता है यदि, अब यहां पर कुछ शर्तें हैं बच्चों, कोई भी रिलेशन आर फलन कहलाएगा यदि, नंबर 1, शर्त नंबर 1, 3 शर्तें हैं बच्चों। अगर ये 3 शर्तों को कोई रिलेशन पूरा करेगा तो वो रिलेशन एक फंक्शन कहलाएगा। अगर वो एक शर्त को किसी को भी पालन नहीं करेगा तो वो फंक्शन जो है रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। शर्त नंबर 1 क्या है, संबंध
आर का प्रांत, संबंध आर का प्रांत। प्रांत क्या होता है? अभी मैंने बताया था रिलेशन में जो क्रमिति को मान रहे थे, जैसे मान लीजिए आर बराबर 1,2, 2,7, मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिखता हूँ अपनी तरफ से बना के, ठीक है, वो मत कीजिएगा कहाँ से आ गए ये इस तरीके से ये रिलेशन था। तो इस रिलेशन में जो प्रांत है, जो पहले पहले मान है, तो संबंध आर का जो प्रांत है वो पूरे के पूरे सेट ए के बराबर आ जाए, पूरे के पूरे सेट ए के बराबर आ जाए, तो हम उस संबंध आर को फलन कह सकते हैं। क्लियर ना? जैसे सेट ए आपको दे रखा है 1, 2, 5, 4, और सेट जो बी दे रखा है वो 2, 7, 3, 1, सपोज दैट। तो मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी रिलेशन, कोई भी संबंध आर फलन कब कहलाएगा? जब जो आर का जो प्रांत है, जो पहले पहले एलिमेंट है, वही तो प्रांत होते हैं, डोमेन। तो ये जो पूरे डोमेन है, ये पूरे का पूरे डोमेन सेट ए के बराबर हो जाएं। ये जो डोमेन से मिलकर मैं अगर एक सेट बनाऊं और जो मेरे पास ए सेट है, उन दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर मैं डोमेन ऑफ आर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 2, तीसरा एलिमेंट 5 और 4। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब उसका जो डोमेन से मिलकर सेट बनेगा, वो सेट ए के बराबर हो जाए। तो देखिए बिल्कुल डोमेन से मिलकर सेट बना है ये, और जो हमें ए सेट दे रखा था सवाल में वो ये है, और इनके एलिमेंट देखकर पूरा का पूरा डोमेन जो है वो सेट ए के बराबर है, 1, 2, 5, 4, 1, 2, 5, 4। तो कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी कहलाएगा जब उस रिलेशन के जो डोमेन है, जो पहले पहले मान होते हैं, जो x के मान होते हैं, उनसे मिलकर जो समुच्चय बनेगा वो समुच्चय सेट ए के बराबर आ जाए, समुच्चय ए के बराबर आ जाए, तो वह रिलेशन जो है एक फंक्शन कहलाता है। ठीक है? तो संबंध आर का प्रांत, संबंध आर का जो प्रांत है पूरा का पूरा सेट ए हो जाए, पूरा का पूरा सेट ए हो जाए, यानी जो संबंध आर का जो प्रांत है वो प्रांत पूरे के पूरे सेट ए हो। वो प्रांत में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सभी एलिमेंट ए सेट के एलिमेंटों के बराबर हों। ठीक है? तो हम ये कहेंगे कि वो रिलेशन एक फंक्शन है। इज दैट क्लियर? दूसरी शर्त क्या होती है बच्चों? पहली शर्त तो ये थी कि संबंध आर का जो प्रांत है वो पूरा का पूरा सेट ए होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या है बच्चों? दूसरी शर्त ये है बच्चों कि जो सेट ए है, भाई दो समुच्चय हमें दे रखे होंगे, तो समुच्चय ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो सेट बी के किसी न किसी अवयव से जरूर मिलना चाहिए, और सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। ये दूसरी शर्त है बच्चों। ठीक है? यानी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी खास अवयव से जरूर मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। अर्थात समुच्चय ए का कोई भी अवयव खाली नहीं छूटना चाहिए, खाली नहीं छूटना चाहिए। ठीक है? सेट ए का कोई भी जो एलिमेंट है वो खाली नहीं छूटना चाहिए। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी अवयव से बच्चों जरूर मिलना चाहिए। ठीक है? जैसे अगर हम इसका एरो डायग्राम बनाएं बच्चों, ठीक है, एरो डायग्राम में आपको बता चुका हूं वैसे रिलेशन के अंदर के एरो डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। ठीक है? तो अगर हम इसका एरो डायग्राम बनाएं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं,
ये ए एलिमेंट है, सेट ए है, तो इसके एलिमेंट हैं 1 2 5 4 और एक बी सेट है, इसके जो एलिमेंट हैं वो है, मान लीजिए मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ कुछ और, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 6 हो गया, तो 7 9 6 कुछ भी एलिमेंट ले लीजिए, 11 हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हमने क्या लिखा है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी खास अवयव के साथ मिलना चाहिए और सेट ए का कोई एलिमेंट खाली भी ना छूटे। तो जैसे मान लीजिए ये इसके साथ मिला दिया, ये इसके साथ मिला दिया, ये इसके साथ मिला दिया, इसके साथ मिला दिया, तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए सेट ए का जो प्रत्येक अवयव है वो सेट बी के किसी न किसी अवयव के साथ जरूर मैपिंग कर रहा है और सेट ए का कोई भी अवयव खाली भी नहीं छूटा है, सभी के सभी अवयव किसी न किसी अवयव के साथ जरूर मिल रहे हैं, जरूर मैपिंग कर रहे हैं और ए से बी पर कोई एफ फंक्शन है, तो ये सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी खास एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है और सेट ए का कोई एलिमेंट खाली भी नहीं छूट रहा है। तो इट मीन्स दैट वी कैन से ये जो रिलेशन होगा वो एक क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन एक फंक्शन कहलाता है। कौन सा रिलेशन, कि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के किसी न किसी खास अवयव के साथ मैपिंग करे और सेट ए का कोई एलिमेंट खाली भी ना छूटे, तो इस प्रकार के रिलेशन को हम एक फंक्शन कहेंगे। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम रिलेशन को फंक्शन कह रहे हैं और कब कह रहे हैं, इन शर्तों के आधार पर। अगर कोई रिलेशन इस शर्त का पालन करेगा तो वो एक रिलेशन फंक्शन कहलाएगा, अगर कोई रिलेशन इस शर्त का पालन करेगा तो वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। इट मीन्स दैट कि रिलेशन ही फंक्शन होता है, बस कुछ शर्तों का पालन करना होता है। अगर वो रिलेशन उन शर्तों का पालन करेगा तो फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये पहली शर्त थी, इस शर्त का पालन अगर रिलेशन करेगा तो फंक्शन कहलाएगा। ये दूसरी शर्त है, इस शर्त का पालन अगर कोई रिलेशन करेगा तो वो एक फंक्शन कहलाएगा। और तीसरी शर्त और है बच्चों, क्या शर्त है वो देखिए। तीसरी शर्त ये है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करेगा। ऐसा ना हो कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दो या दो से अधिक एलिमेंटों के साथ मैपिंग कर रहा है। इस शर्त का पालन होना भी बहुत जरूरी है। अगर कोई रिलेशन इस शर्त का पालन करेगा तो वो रिलेशन एक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, संबंध आर के समुच्चय ए का एक अवयव समुच्चय बी के एक अवयव समुच्चय ए का एक अवयव, या हम ये भी समुच्चय ए का एक अवयव, एक दो बार एक अवयव समुच्चय बी के एक अवयव के साथ मैपिंग करेगा। मैपिंग यानी मिलेगा, मैपिंग मतलब मिलना, मैपिंग करेगा। ठीक है भाई, यानी इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि सेट ए का एक अवयव सेट बी के एक अवयव के साथ मैपिंग करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से मैपिंग करेगा। ऐसा नहीं है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंटों के साथ जाके मिल रहा है, नहीं, तो वो रिलेशन एक फंक्शन नहीं कहलाएगा। हाँ, अगर किसी रिलेशन का सेट ए है और सेट बी है और सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट किसी अन्य दूसरे एलिमेंट के साथ मैपिंग करेगा, सेट ए का तीसरा एलिमेंट सेट बी के किसी तीसरे एलिमेंट अन्य तीसरे एलिमेंट के साथ मैपिंग करेगा, सेट ए का एक अन्य चौथा एलिमेंट सेट बी के अन्य चौथे एलिमेंट के साथ मैपिंग करेगा, तो उस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। ठीक है बच्चों, और सेट ए का कोई एलिमेंट खाली भी नहीं छूटना चाहिए, ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको ये एग्जांपल दिया था, तो सेट ए का एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट अन्य किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है, तीसरा एलिमेंट अन्य किसी तीसरे के साथ कर रहा है, चौथा एलिमेंट अन्य किसी चौथे एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। ऐसा ना हो कि भाई कि 1 भी 7 से मैपिंग कर रहा है और जो है ये वन जो है
9 के साथ भी मैपिंग कर रहा है। तो सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के 2 एलिमेंटों के साथ मैपिंग कर रहा है, तो फिर ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। शर्त यह है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करे और सेट बी का कोई एलिमेंट खाली भी ना छूटे। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम फंक्शन आप कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है और इसके अंदर मान लीजिए ये कुछ एलिमेंट है, तो ये मैपिंग कर रहा है इसके साथ, ये मैपिंग कर रहा है इसके साथ, ये मैपिंग कर रहा है इसके साथ, ये मैपिंग इसके साथ, करने तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के 2 एलिमेंटों के साथ जाके मिल रहा हो, ऐसा तो नहीं है ना, नहीं है। अगर ऐसा हो गया कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के साथ जाकर मैपिंग कर रहा है, तो वो रिलेशन एक फंक्शन नहीं कहलाएगा। और सेट बी का कोई एलिमेंट सेट ए का कोई एलिमेंट खाली भी नहीं छूटना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी खास एलिमेंट के साथ जाके मैपिंग जरूर करनी चाहिए, और एक एलिमेंट एक ही के साथ मैपिंग करे, 2 के साथ मैपिंग ना करे। ठीक है बच्चों, हाँ इधर के 2 एलिमेंट इधर के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग कर सकते हैं, तो वो भी एक फंक्शन होगा। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये एक ये है इस तरीके से, इसके अंदर कुछ एलिमेंट है और इसके अंदर कुछ एलिमेंट है, तो ये इसके साथ मैपिंग कर रहा है और ये भी इसके साथ मैपिंग कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या कहना है, सिर्फ इधर का एक एलिमेंट इधर के 2 एलिमेंट के साथ मैपिंग ना करे। सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के 2 एलिमेंटों के साथ मैपिंग ना करे। हाँ, सेट ए के 2 एलिमेंट सेट बी के एक के साथ कर सकते हैं, बट सेट ए का एक सेट बी के 2 के साथ मैपिंग नहीं कर सकता है। ये बात नोट करके लिख लीजिए बिल्कुल जहन के अंदर। फिर सुन लीजिए, सेट ए के 2 एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग कर सकते हैं, बट सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के 2 एलिमेंटों के साथ मैपिंग नहीं कर सकता है। यानी सेट ए का एक अवयव सेट बी के 2 अवयवों के साथ मैपिंग नहीं कर सकता है। सेट ए का एक अवयव सेट बी के 2 अवयवों से नहीं मिल सकता है, जबकि सेट ए के 2 अवयव सेट बी के एक अवयव के साथ मिल सकते हैं। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम एक फंक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 3 शर्तें थी, इन्हें आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। इस आधार पर हम कहेंगे कि कोई भी जो फंक्शन होगा, कोई भी जो रिलेशन होगा, वो एक फंक्शन कहलाएगा। और देखिए, हम यहाँ पर इनको कई तरीके से समझेंगे बच्चों। ठीक है, एक तो हम समझेंगे बच्चों एरो डायग्राम की मदद से, एरो डायग्राम की मदद से भी हम समझेंगे कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है, और कुछ अलग से कंडीशन है, हम उन कंडीशनों के आधार पर भी समझेंगे कि कोई भी रिलेशन कब जाके जो है फंक्शन होता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब यहाँ से अब हम क्या करें, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में, फंक्शंस के प्रकार। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों शर्त आपको क्लियर हो गई। फिर समझ लीजिए एक बार, संबंध आर का जो प्रांत है वो पूरा का पूरा सेट ए होना चाहिए। यानी अगर हम संबंध बनाएंगे, कोई भी संबंध अगर हमारे पास आर है, तो उसके जो पहले एलिमेंट है उनसे मिलकर जो समुच्चय बनेगा बिल्कुल सेट ए के बराबर होना चाहिए। तो संबंध आर का जो प्रांत है वो पूरा का पूरा सेट ए होना चाहिए, तो वो रिलेशन एक फंक्शन कहलाएगा। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी न किसी खास अवयव के साथ मैपिंग करेगा। ठीक है, और समुच्चय ए का कोई भी अवयव खाली नहीं छूटेगा। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम एक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और देखिए, संबंध आर के समुच्चय ए का एक अवयव समुच्चय बी के एक अवयव के साथ मैपिंग करना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सेट ए का कोई एलिमेंट खाली भी नहीं छूटना चाहिए। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, और एक बात ध्यान रखिएगा, सेट ए के 2 एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से मिल सकते हैं, बट सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के 2 एलिमेंटों के साथ मैपिंग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम इस प्रकार के रिलेशन को हम एक फंक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये टाइप ऑफ ये आपने फंक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में। टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में भाई हमने अभी पढ़ा फलन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे फलन के प्रकार। जिस प्रकार हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था और फिर रिलेशन के प्रकार पढ़े थे, इसी प्रकार हमने यहाँ पे फंक्शन के बारे में पढ़ लिया। अब फंक्शन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको 3 शर्तें ध्यान रखनी है किसी भी रिलेशन को फंक्शन बनाने के लिए। ठीक है, इन तीनों शर्तों को समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे
फलन के प्रकार, फलन के प्रकार, ठीक है। टाइप ऑफ रिलेशंस, टाइप ऑफ फंक्शंस, सॉरी, टाइप ऑफ फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस के प्रकार, फंक्शंस के टाइप्स, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखिए बच्चों, फंक्शंस जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो 3 टाइप के पढ़ेंगे, जिसमें से 2 टाइप के फंक्शन तो आपके सिलेबस में हैं क्लास 12th में, और जो तीसरे टाइप का फंक्शन है वो एक्चुअली आपके सिलेबस से बाहर है और वो आगे जाके बीएससी वगैरह में आएगा, बट वो आपके सिलेबस का नहीं है, फिर मैं फिर भी थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए उसको बता दूंगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो पहला फंक्शन होगा आपका, पहला जो फलन होगा वो क्या होगा बच्चों, देखिए पहला जो फलन होता है उसे हम बोलते हैं एकैकी फलन, एकैकी फलन, ठीक है, जिसे हम वन फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, वन फंक्शन, ठीक है बच्चों, या फिर इसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो एकैकी फलन बोल दो या वन फंक्शन बोल दो या इंजेक्टिव फंक्शन बोल दो, एक ही बात है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए एकैकी फलन कौन सा होता है, तो देखिए एकैकी फलन हम उसे कहते हैं कि सेट, अगर हमारे पास 2 समुच्चय हैं, एक समुच्चय ए और एक समुच्चय बी, और हम उन दोनों समुच्चयों को एरो डायग्राम बनाएं, ठीक है, कोई 2 समुच्चय हैं ए और बी और उनसे मिलकर हमने एक रिलेशन बनाया और हम उस रिलेशन का एरो डायग्राम बनाएं, तो सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करे, दूसरा एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मैपिंग करे, तीसरा तीसरे के साथ, यानी सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग करे और सेट ए का कोई एलिमेंट खाली भी ना छूटे। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं और इस फंक्शन को हम बोलते हैं एकैकी फलन। और ये जो मैं शर्त बोल रहा हूँ, ये शर्त मैंने भी आपको पीछे ही समझाई थी, उसी टाइप की शर्त है बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे समुच्चय ए का एक अवयव समुच्चय बी के एक अवयव के साथ मैपिंग करे, यानी मिले, मैपिंग करे। बच्चों ये मेरी अपनी लैंग्वेज है, ठीक है, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है, इसलिए सही क्लियर तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैपिंग करे तो इस प्रकार के फलन को हम एकैकी फलन कहते हैं। तथा एक चीज और रह गई, सेट ए का कोई एलिमेंट खाली न छूटे, सेट ए का कोई एलिमेंट, कोई अवयव जिसे हम एलिमेंट बोलते हैं, खाली ना छूटे, खाली ना छूटे, ठीक है। तो इस प्रकार के हम फलन को एकैकी फलन बोलते हैं, वन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम किसी भी फलन को 2 प्रकार से बता सकते हैं, एक तो एरो डायग्राम की मदद से और एक उसकी एक अपनी कंडीशन होती है उस कंडीशन की मदद से। तो एरो डायग्राम की मदद से अगर हम बात करें तो सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करेगा, दूसरा एलिमेंट अन्य किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मैपिंग करेगा, तीसरा एलिमेंट अन्य किसी तीसरे एलिमेंट के साथ जाकर मैपिंग करेगा और सेट ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटेगा। तो ये एरो डायग्राम की मदद से। अगर एरो डायग्राम की मदद से ना बताएं, हम किसी और कंडीशन की वजह से बताएं तो कैसे बताओगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे या तो आप ऐसे बता दीजिए या फिर आप ये लिख दीजिए कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट बी के कोई 2 अवयव ले लेंगे, x1 और x2। अगर वो x1 और x2 अगर हम आपस में बराबर ले आए तो भी फंक्शन एकैकी होता है। मतलब यहाँ पर एक लाइन लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है? एक लाइन। क्या समझिए, माना
x1 व x2 इस प्रकार हैं कि, ये आपको लाइन लिखनी पड़ेगी। अगर आप एरो डायग्राम बना के नहीं दिखाना चाहते हैं, एरो डायग्राम बना के नहीं बताना चाहते हैं कि ये एक एक ही है, तो फिर आपको एक तरीका और है किसी फलन को एक एक ही बताने का। वो क्या है? ये लाइन। आप ये लाइन लिखेंगे कि माना x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2। तो यानी x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2, और यहां पर अगर हम x1 बराबर ले आए x2 के, तो अगर x1 बराबर आ जाए x2 के, ठीक है, अगर x1 बराबर आ जाए x2 के, तो फलन एक एक ही होता है। ठीक है, हम यहां पे एक लाइन लिखेंगे कि माना x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2, और हम फिर वहां पर सॉल्व करके, हम एक बहुपद दिया होगा, हम उसको अगर सॉल्व करके x1 बराबर x2 ले आए, सर ध्यान रखिए, अगर x1 बराबर x2 ले आए हम सॉल्व करके, तो हम कह देंगे कि वह फंक्शन एक एक ही फलन है। ठीक है बच्चों, तो दो तरीके से आप बता सकते हैं, एक एरो डायग्राम की मदद से और एक बिना एरो डायग्राम की मदद से। अब एरो डायग्राम की मदद से कैसे बताओगे? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक रिलेशन दे रखा है, और रिलेशन के अंदर कुछ एलिमेंट हैं कि 1,4, 2,3, 5,6, इस तरीके से कुछ एलिमेंट दे रखे हैं। कुछ क्रमित युग्म दे रखे हैं। रिलेशन डायरेक्ट मैंने अपनी तरफ से रिलेशन बना दिया है, ये रिलेशन मैंने अपनी तरफ से डायरेक्ट बनाया है। ठीक है, कोई ये नहीं कि मैंने कहीं कंडीशन ली हो, मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि रिलेशन ही तो फंक्शन होता है, तो ये एक रिलेशन है और हमने सेट ए, हमें एक सेट दे रखा है। जैसे मान लीजिए, ऐसा करिए, जैसे मान लीजिए कि हमें एक सेट दे रखा है और सेट ए में एलिमेंट है 1, 2, 3, और एक सेट बी दे रखा है और सेट बी में जो एलिमेंट हैं वो हैं बच्चों, जो है आपके 4, 8, 12, इस तरीके से एलिमेंट हैं। और यहाँ पर हमने एक रिलेशन बनाया। क्या बनाया? रिलेशन मान लीजिए हमें ये दे रखा है कि r बराबर 1,4, 2,8, 3,12। ठीक है, एक रिलेशन बना दिया हमने, अपनी तरफ से मैंने बना दिया। ठीक है, तो एरो डायग्राम की मदद से हम ये कैसे बताएंगे कि एक एक ही है? तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें जो सेट ए दे रखा है उसका एक एरो डायग्राम बनाओ, और जो सेट बी दे रखा है उसका एक एरो डायग्राम बनाओ। ठीक है, ये मान लीजिए सेट ए है, इस तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, ये सेट ए का एरो डायग्राम है और ये सेट बी है। अब सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? तो साहब 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 वो सेट ए के अंदर लिख दो। सेट बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 4, 8 और 12, तो बी के अंदर लिख दो 4, 8 और 12। अब आप देखिए, 1 रखने पे क्या मिल रहा है हमें? 4। 1 रखने पर क्या मिल रहा है हमें? 4। तो 1 को किसके साथ मैपिंग कराएंगे? 4 के साथ। अब 1 को 4 के साथ मैपिंग क्यों करा रहे हैं भाई साहब? क्योंकि 1 रखने पर हमें 4 मिला है, तभी तो हम 1 को 4 के साथ मैपिंग करा रहे हैं। 2 रखने पे क्या मिला है हमें? 8, तो 2 को मैपिंग कराएंगे 8 के साथ। 3 रखने पे क्या मिला है हमें? 12, तो 3 को मैपिंग करेंगे 12 के साथ। अब आप देखिए, क्या सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है साहब। दूसरा एलिमेंट किसी दूसरे के साथ मैपिंग कर रहा है, तीसरा किसी तीसरे के साथ मैपिंग कर रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि सेट ए का एक अवयव सेट बी के 2 अवयवों के साथ जाके मिल रहा हो? देखिए आप, ऐसा नहीं है। क्या सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली छूट गया है जो किसी के साथ मिल ही नहीं रहा? ऐसा भी नहीं है। तो शर्त का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है? समुच्चय ए का एक एक अवयव समुच्चय बी के एक एक अवयव के साथ मैपिंग करे, और इस प्रकार के फलन को हम एक एक ही फलन करेंगे। तो एक एक अवयव के साथ जाके मैपिंग कर रहा है। सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के 2 अवयवों के साथ मैपिंग नहीं कर रहा है, या सेट बी के 2 अवयव सेट ए के 2 अवयव सेट बी के 2 अवयव के साथ मैपिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि सेट ए का एक अवयव सेट बी के 2 अवयवों के साथ भी मैपिंग नहीं कर रहा है। अगर सेट ए का एक अवयव सेट बी के 2 अवयवों के साथ मैपिंग है तो पहले तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि वो रिलेशन फंक्शन होता ही नहीं है। मैंने आपको कंडीशन बताई थी। हाँ, सेट ए के 2 एलिमेंट सेट बी के किसी एक एलिमेंट से मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं।
एक एलिमेंट एक से ही मिल रहा है, इसीलिए इसका नाम है वन वन फंक्शन। सेट ए का वन फंक्शन सेट बी के वन फंक्शन के साथ, सेट ए का अगला वन फंक्शन सेट बी के अगले वन फंक्शन के साथ, वन वन फंक्शन, एक एलिमेंट एक के साथ, अगला एलिमेंट अगले के साथ, उससे अगला एलिमेंट किसी अन्य के साथ। मतलब एक एलिमेंट दो के साथ मैपिंग नहीं करेगा और दो एलिमेंट एक के साथ मैपिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो और सेट ए का कोई एलिमेंट खाली भी नहीं छूटना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ना तो खाली छूट रहा है और एक एलिमेंट एक के साथ मैपिंग कर रहा है, दो एलिमेंट एक के साथ मैपिंग नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम एरो डायग्राम से ही बता सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ए से बी पर, ये कोई फंक्शन है, ये एकैकी है। कैसा है? एकैकी है। क्लियर? तो आप दो तरीके से किसी फंक्शन को एकैकी बना सकते हो। एक तो या तो आप x1 बराबर x2 प्रूफ कर दो तो फलन एकैकी होगा, या सेट एरो डायग्राम की मदद से भी कर सकते हो। सेट ए का एक एलिमेंट एक सी मैपिंग करा के दिखा दो, दूसरा एलिमेंट किसी अन्य दूसरे के साथ मैपिंग करा दो, और सेट ए का कोई एलिमेंट खाली न छूटे। अगर इतनी शर्तों का पालन हो रहा है तो ये फंक्शन एक जो है एकैकी फंक्शन होगा, ठीक है। तो एकैकी फंक्शन आप समझ गए। चलिए अब इसके बाद आएगा बच्चों आपका दूसरा फंक्शन। दो ही टाइप के फंक्शन है आपके सिलेबस में, आच्छादी फलन, एकैकी फलन हो गया। अब देखिए दूसरा जो फंक्शन है वो है आपका आच्छादी फलन, जिसे हम बच्चों इंग्लिश में ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। आच्छादी मतलब ऑन टू फंक्शन, और इसका एक और नाम है बच्चों बाइजेक्टिव, किसी किसी किताब में बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आच्छादी फलन को हम ऑन टू भी बोलते हैं और बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। एकैकी को हम वन वन या इंजेक्टिव, और इसको ऑन टू या बाइजेक्टिव के नाम से जानते हैं। अब इसकी शर्त क्या है भाई? कोई भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन कब कहलाएगा? आच्छादी फलन कहलाएगा। तो इसके लिए शर्त यह है बच्चों कि सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए के किसी न किसी अवयव के साथ जरूर मैपिंग करना चाहिए, और सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। इसमें सेट बी से हम बात कर रहे हैं, एकैकी में हम सेट ए की लिए शर्त बना रहे थे सेट बी के ऊपर, बट आच्छादी में सेट बी की बात करेंगे सेट ए के ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा कि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव के साथ, किसी न किसी अवयव के साथ जरूर मैपिंग करना चाहिए। मैपिंग यानी मिलना, ठीक है, जरूर मिलना चाहिए। क्लियर बच्चों? सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए के किसी न किसी अवयव के साथ जरूर मैपिंग करना चाहिए, और सेट बी का कोई एलिमेंट खाली भी न छूटे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तथा सेट बी का कोई भी अवयव खाली न छूटे। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम जो है ऑन टू फंक्शन कहते हैं, ठीक है बच्चों। एरो डायग्राम की मदद से इसको कैसे समझाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे आप एरो डायग्राम की मदद से। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6, और एक मेरे पास सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट है आपके 6 12 18। क्लियर? और देखिए और भी इसमें आ सकता है, और भी आप कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास और एक और एलिमेंट है इसमें, जो है मैं 5 को ले लेता हूँ। ये मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, कोई जो है ऐसा नहीं कि भाई ये वाली बात सत्य हो, मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, समझाने के लिए बना रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। और एक रिलेशन बना लिया मैंने, मान लीजिए एक रिलेशन बनाया कि भैया 2, 6 और जो है 4, 12
और 6,18 एंड 6,18 और हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जो है 4, तो फिर एक एलिमेंट 2 के साथ मैपिंग कर जाएगा। सिर्फ इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, इतना ही रहने दीजिए, यही है, इस तरीके से है, इस तरीके से है। और अगर हम यहाँ पर ये कहें एक सेट बनाए, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, और सेट ए के एलिमेंट है 2, 4, 6, सेट बी के आ रहे हैं भैया आपके 6, 12, 18 और 5। अब देखिए 2 रखने पे 6 मिल रहा है, ठीक है, तो 2 को 6 के साथ मैपिंग करा देंगे। 4 रखने पे 12 मिल रहा है, 4 को 12 के साथ मैपिंग करा दो। 6 रखने पे 18 मिल रहा है, 6 को 18 के साथ मैपिंग करा दो। अब शर्त देख लो भैया, ए से बी पर क्या कोई एफ फंक्शन है। देखिए बच्चों, मैंने क्या लिखा है, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव के साथ मैपिंग करना चाहिए, और समुच्चय बी का कोई भी अवयव खाली न छूटे। तो कोई ना कोई अवयव जरूर सेट ए के किसी न किसी अवयव के साथ मैपिंग कर रहा है। क्या सेट बी में कोई एलिमेंट खाली छूट रहा है? यस, 5 खाली छूटा है भैया। 5 किसी के साथ नहीं मिल रहा है, और 5 अगर किसी के साथ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है आपका आच्छादी नहीं है, ऑन टू नहीं है, क्योंकि लिखी क्या है, सेट बी का कोई अवयव खाली न छूटे। वो जरूर सेट ए के किसी न किसी अवयव के साथ मैपिंग करना चाहिए। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम आच्छादी फंक्शन करेंगे। तो ये फिलहाल हमारा आच्छादी फंक्शन नहीं है। आच्छादी फंक्शन कैसा होगा, जैसे मान लीजिए ये एक सेट है, ये एक सेट है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, इसके अंदर कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है, इसको इसके साथ मैपिंग करा दो, ठीक है, इसको इसके साथ मैपिंग करा दो। ये देखो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, यूँ छोड़ दीजिए। और इसको आप चाहें तो वहाँ जो है, इसको आप चाहें तो भाई आप मैपिंग करा सकते हैं। जैसे एक और ले लो यहाँ पे, तो इसको इसके साथ मैपिंग करा दो। चलो चाहे फिर ऐसा करो, ठीक है, ये एक और खाली एलिमेंट था, ठीक है, और इसके अंदर 2 एलिमेंट और ले लो, तो इसको भी इससे मिला दो, इसके भी इससे मिला दो, ऐसे करके मान लीजिए। और ये ए है और ये बी है, और इससे इस पर कोई एफ फंक्शन है। अब देखिए, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है, जब सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग करे, और सेट ए के एक अवयव सेट बी के 2 अवयवों से ना मैपिंग करे। तो मुझे ये बताइए पहले ये फंक्शन है या नहीं है। तो सेट ए का एक अवयव अगर सेट बी के 2 अवयवों से मिल रहा है तो फंक्शन नहीं होगा। अगर सेट बी के 2 सेट ए के 1 से मिल रहे हैं तो फंक्शन होगा। तो देखिए, क्या सेट ए का कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो 2 के साथ मैपिंग कर रहा है, एक एलिमेंट इसके साथ और ये दूसरा एलिमेंट इसके साथ मैपिंग कर रहा है। एक सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के 2 अवयवों से नहीं मिल रहा है, हर एक एलिमेंट अलग से तो मिल रहा है, बट ऐसा नहीं है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के 2 एलिमेंटों के साथ मैपिंग कर रहा हो, ऐसा इसमें देखिए नहीं है, ठीक है। हाँ, सेट बी के 2 अवयव सेट ए के अलग अलग एलिमेंट के साथ मैपिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए के किसी न किसी अवयव के साथ तो मैपिंग कर रहा है। ऐसा कोई एलिमेंट है सेट बी का जो सेट ए के किसी एलिमेंट से मिल ही ना रहा हो? ऐसा कोई एलिमेंट है सेट बी में जो खाली छूटा हुआ हो? ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी अवयव के साथ जरूर मैपिंग कर रहा है, और सेट बी का कोई एलिमेंट खाली भी नहीं छूट रहा है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम बोलते हैं बच्चों ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन आच्छादी फलन है ये, ठीक है बच्चों, क्लियर। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो सेट ए है इन्हें हम बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब, और इसे बोलते हैं हम प्रतिबिंब। प्रतिबिंब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अगर मैं आपसे ये कहूं, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक एरो डायग्राम और बना लिया, यहाँ पे 2 3 4 5 और यहाँ पे 7 8 9 10, ये इसके साथ मैपिंग कर रहा है, ठीक है, और जो है ये इसके साथ मैपिंग कर रहा है, ये इसके साथ जो है, और जो है ये इसके साथ मैपिंग कर रहा है, ठीक है। और जो है आप चाहें तो अब इसको किसके साथ कराएं, ऐसा करिए फिर आप,
यहाँ पर इतना ही रहने दीजिए, चलो हटाओ, ठीक है, इतना ही रहने दो। तो अब देखिए मैं आपसे ये कहूँ, दो का प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये सेट ए के एलिमेंट है और ये सेट बी के एलिमेंट है, तो ये फंक्शन तो होगा, क्योंकि सेट ए का एक अवयव सेट बी के किसी खास अवयव से मिल रहा है, और सेट ए का एक अवयव दो अवयवों के साथ मैपिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, और कोई एलिमेंट खाली भी नहीं छूटा, तो ये फंक्शन तो है। अब हम ये कहें आपसे कि टू का प्रतिबिंब क्या है, टू का प्रतिबिंब क्या है, तो टू का प्रतिबिंब है भैया 1, ये 7, सॉरी 7 ही तो है ये, हाँ, तो 2 का प्रतिबिंब क्या है 7, क्योंकि 2 रखने पे क्या मिला है 7, तो 2 रखने पे 7 मिला है, तो 2 का प्रतिबिंब 7 हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये होते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बोलते हैं ना हम, जिसे हम इमेज के नाम से जानते हैं, क्या इमेज। तो 2 की इमेज क्या है 7, 3 की इमेज क्या है, 3 की भी इमेज 7 है, 4 की इमेज क्या है 8, 5 की इमेज क्या है 9। अगर मैं ये कहूं 7 की प्री इमेज क्या है, पूर्व प्रतिबिंब, तो इन्हें बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब, इन्हें बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब। 7 का पूर्व प्रतिबिंब 2 भी है और 7 का पूर्व प्रतिबिंब 3 भी है, क्योंकि 7 2 के साथ भी मैपिंग कर रहा है, 3 के साथ भी। 8 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है 4, 9 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है 5, यानी पूर्व प्रतिबिंब मतलब होता है बच्चों प्री इमेज, प्री इमेज। क्लियर, तो समझ में आ गया। इस तरीके के फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। क्लियर। और देखिए एक आध और मैं एरो डायग्राम आपको बना के समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये एरो डायग्राम है, ये एरो डायग्राम है 1 2 4 5 7 8 9 1 11 कर लो, चलो ये इसके साथ मैपिंग करा दिया, इसके साथ, इसके साथ, ठीक है, और जो है ये इसके साथ, और भैया एक और ले लो 3, ये इसके साथ। अगर मैं ये कहूँ ये ए है और ये बी है, ए से बी पर एफ कोई फंक्शन है, तो इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलते हैं भैया पूर्व प्रतिबिंब, जिन्हें इंग्लिश में प्री इमेज का दर्जा दिया गया भैया, प्री इमेज। और इन्हें बोलते हैं प्रतिबिंब, जिन्हें हम इमेज बोलते हैं। ठीक है भाई। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2 की इमेज क्या है, 2 का प्रतिबिंब क्या है 7, 1 का प्रतिबिंब क्या है 7, और 2 का प्रतिबिंब क्या है, 2 का प्रतिबिंब भी 7 है। सेट ए के 2 अवयवों की एक ही प्री इमेज, एक ही प्रतिबिंब हो सकता है। सेट ए के 2 अवयवों की एक इमेज हो सकती है, ठीक है, लेकिन सेट ए के एक अवयव की 2 इमेज नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं फिर बता रहा हूं आपको, सेट ए के 2 अवयवों की एक इमेज हो सकती है, लेकिन सेट ए के एक अवयव की 2 इमेजेस नहीं हो सकती हैं। इट मीन्स दैट कि सेट ए का अवयव सेट बी के 2 अवयवों के साथ मैपिंग नहीं कर सकता है, जबकि 2 अवयव सेट बी के एक अवयव के साथ मैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 की अगर मैं ये कहूँ 1 का प्रतिबिंब क्या है 7, प्रतिबिंब मतलब इमेज। 2 का प्रतिबिंब भी 7 है, 4 का प्रतिबिंब 8 है, 5 का प्रतिबिंब 9 है, 3 का प्रतिबिंब 11 है। और मैं कहूँ 7 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, तो भैया 1 भी है, और 7 का पूर्व प्रतिबिंब 2 भी है। 8 का पूर्व प्रतिबिंब 4, 9 का पूर्व प्रतिबिंब 5, 11 का पूर्व प्रतिबिंब 3। क्लियर। तो इन्हें बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब यानी प्री इमेज, और इन्हें बोलते हैं इमेज। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया ऑन टू फंक्शन। क्या शर्त थी कि सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए के किसी न किसी अवयव के साथ जरूर मैपिंग करे और सेट बी का कोई एलिमेंट खाली न छूटे। सिर्फ इतना है तुम्हारे सिलेबस में। अब एक फंक्शन और है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ जल्दी से। वो फंक्शन जो मैंने अभी ऑन टू कराया ना, इसका बिल्कुल उल्टा है भाई। ऑन टू फंक्शन आच्छादी फलन ये कह रहा था कि सेट बी का कोई एलिमेंट खाली न छूटे, और जबकि जो मैं अब कराने जा रहा हूँ वो ये कहता है कि सेट बी का कम से कम एक अवयव खाली जरूर छूटना चाहिए। तो एक दूसरे के उल्टे हो गए भाई। ऑन टू यानी आच्छादी फलन ये कह रहा था कि सेट बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, और जो मैं अब कराने वाला हूँ वो ये कहता है कि कम से कम एक अवयव जरूर खाली छूटना चाहिए सेट बी का। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बच्चों इनटू फंक्शन। क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, फंक्शन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों आंतरिक आच्छादी
फलन, आंतरिक आच्छादी फलन। ये कहता है कि समुच्चय B का कम से कम एक अवयव जरूर खाली छूटना चाहिए। ठीक है, ये कहता है। जबकि ऑन टू क्या कहता है कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली ना छूटे, जबकि इन टू कहता है कि सेट बी का कम से कम एक अवयव जरूर खाली छूटे। तो उल्टा होगा नहीं होगा ये, यानी इसका अगर हम एरो डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसे बनेगा। जैसे मान लीजिए इसका एरो डायग्राम है, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है बट मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं और इसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये इसके साथ मैपिंग कर रहा है, इसके साथ मैपिंग, ये जो है आपका, ये जो है इसके साथ मैपिंग कर रहा है और ये इसके साथ मैपिंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेट बी का एक एलिमेंट खाली छूट गया ना, तो ये कैसा है, और इनटू फंक्शन है, आंतरिक आच्छादी फलन है। इसमें शर्त यह है कम से कम एक अवयव जरूर सेट बी में खाली छूटना चाहिए। एक से ज्यादा भी छूट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार एक तो कम से कम जरूर छूटे। ऐसा अगर एक भी नहीं छूट रहा है तो फिर वो तो ऑन टू हो जाएगा, आच्छादी हो जाएगा। हाँ, अगर एक छूट रहा है या एक से ज्यादा भी छूट रहे हैं तो फिर वो इनटू होता है। ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है बट आप ये ध्यान रखिएगा। तो ये ऑन टू और इनटू दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। वो कहता है एक भी मत छूटना चाहिए खाली, ये कहता है एक कम से कम छूटना चाहिए खाली। तो ये दोनों विपरीत हैं। अब बच्चों एक और फंक्शन होता है बच्चों, बहु एकैकी फलन। मैं ये और बता देता हूं, बहु एकैकी फलन, बहु एकैकी फलन, इसको और समझ लीजिए। बहु एकैकी फलन कौन सा होता है? बहु एकैकी फलन देखिए क्या होता है। देखिए फलन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे एरो डायग्राम बनाया मैंने, ये एरो डायग्राम बनाया, ठीक है, ये ए है और ये बी है और इसके अंदर ये कुछ एलिमेंट हैं और इसके अंदर ये कुछ एलिमेंट, तो ये इसके साथ मैपिंग कर रहा है, ये इसके साथ मैपिंग कर रहा है, ये इसके साथ है, ठीक है, और ये इसके साथ है। तो ये बहु एकैकी है। बहु एकैकी किसे बोलते हैं? सेट बी के दो या दो से अधिक अवयव सेट ए के किसी एक अवयव के साथ मैपिंग करें। तो इस प्रकार के हम जो है इसको किसको, फलन को बहु एकैकी फलन बोलेंगे। देखो दो एलिमेंट सेट ए के दो एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है, तो ये बहु एकैकी फलन है। कौन सा है? बहु एकैकी। और ले लीजिए, ये एरो डायग्राम बनाया, ए है बी है, इसके अंदर ये कुछ एलिमेंट आ रहे हैं, इसके अंदर ये कुछ एलिमेंट आ रहे हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये भी इसके साथ, ठीक है। और बना लीजिए यहाँ पर ये इसके साथ और एक और बना लीजिए ये भी इसके साथ। तो ये बहु एकैकी है। क्यों? क्योंकि सेट ए के दो अवयव सेट बी के एक ही अवयव के साथ मैपिंग कर रहे हैं। देखो, या दो से अधिक भी हो सकते हैं। सेट बी के दो, देखिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सेट ए के दो या दो से अधिक अवयव, सेट ए के दो या दो से अधिक अवयव सेट बी के एक ही अवयव के साथ मैपिंग करें तो उन्हें हम बहु एकैकी फलन बोलते हैं। ठीक है, ये उसके एग्जाम्पल हो गए। तो इस प्रकार आपके ये बच्चों टाइप ऑफ फंक्शन कंप्लीट हुए। अब थोड़ी सी चीज और हम पढ़ेंगे, हम इन्हीं से मिलकर बनने वाले फलन। आपका जो इनटू पढ़ाया, ऑन टू पढ़ाया और वन वन पढ़ाया। अब इन तीनों से मिलकर कौन कौन से फंक्शन बन सकते हैं? जैसे मान लीजिए एक होता है आपका जो है एकैकी आच्छादी फलन, एकैकी आच्छादी फलन। ये कौन सा फलन है? ये एकैकी और आच्छादी से मिलकर बना है। इसका एग्जाम्पल कैसा होगा? इसका एग्जाम्पल देखिए ऐसा होगा कुछ, जो फलन ये ए है और ये बी है और ए से बी पे एफ फंक्शन है, ऐसा फंक्शन जो एकैकी भी है और आच्छादी भी है उसे हम एकैकी आच्छादी फलन कहते हैं। कैसे? देखिए, इसके अंदर ये कुछ एलिमेंट है और इसके अंदर ये कुछ एलिमेंट है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। तो क्या ये एकैकी है? तो यस, ये एकैकी है। क्योंकि एकैकी क्या कहता है? एक एलिमेंट एक के साथ, एक एलिमेंट एक के साथ, एक एलिमेंट एक के साथ, एक एलिमेंट एक के साथ। सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करनी चाहिए, दूसरा एलिमेंट किसी अन्य दूसरे के साथ, तीसरा किसी अन्य तीसरे के साथ, चौथा किसी अन्य चौथे के साथ। तो ये एकैकी है और सेट ए का कोई एलिमेंट खाली भी नहीं छूट रहा है, तो एकैकी है। यस, एकैकी है। अब बात करेंगे आच्छादी। आच्छादी की शर्त क्या थी? आच्छादी की शर्त ये थी कि सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए के किसी न किसी अवयव के साथ जरूर मैपिंग करना चाहिए और सेट बी का कोई एलिमेंट खाली भी ना छूटे। तो देखो, प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी अवयव के साथ मैपिंग कर रहा है और सेट बी का कोई एलिमेंट खाली भी नहीं छूट रहा है, तो ये आच्छादी भी है।
तो जो फंक्शन एक एकी भी है आच्छादी भी है उसे हम एक एकी आच्छादी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एकी से हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, 1 इनटू भी होता है, इनटू फंक्शन, 1 इनटू फंक्शन, यानी कि एक एकी आंतरिक आच्छादी जिसे हम बोलते हैं, एक एकी आंतरिक आच्छादी। ठीक है, एक एकी आंतरिक आच्छादी, ये कौन सा होगा, यानी जो 1 भी हो और आंतरिक आच्छादी भी हो, जैसे ए और बी। ठीक है, इससे इस पर एफ फंक्शन है, इसके अंदर ये कुछ एलिमेंट है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट है, ये इसके साथ मैपिंग कर रहा है, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो ये फंक्शन कौन सा है, ये देखिए क्या 1 फंक्शन है, तो देखो 1 फंक्शन नहीं है ये, तो इसको ऐसे मत बनाओ, फिर 1 फंक्शन बनाना है ना, हमें तो बिगाड़ना थोड़ी है भाई, इसको हटा दो। ये देखो अब क्या ये 1 फंक्शन है, यस 1 फंक्शन है। क्यों, देखिए सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के सॉरी स्टूडेंट्स, देखिए सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट किसी अन्य दूसरे के साथ, तीसरा किसी अन्य तीसरे के साथ, और सेट ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूट रहा है। भाई एक एकी की शर्तों पे जाओ, एक एलिमेंट एक के साथ और कोई खाली नहीं छूट रहा है, एक एकी है। और आंतरिक आच्छादी की शर्त क्या थी कि सेट बी में कम से कम एक अवयव खाली छूट तो रहा है, तो ये एक एकी भी है और आंतरिक आच्छादी भी है, 1 भी है और इनटू भी है, इसलिए हम 1 इनटू फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन एक एकी आच्छादी यानी 1 ऑन टू हो सकता है, 1 ऑन टू हो सकता है, 1 इनटू हो सकता है, लेकिन मैं ये कहूँ क्या ऑन टू इनटू हो सकता है, तो नहीं, ऑन टू इनटू कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑन टू और इनटू के जो रूल हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं। ऑन टू कहता है कि सेट बी में कोई एलिमेंट खाली ना छूटे, जबकि इनटू कहता है कि एक कम से कम एक जरूर छूटे, तो उनके दोनों के एक दूसरे के साथ विपरीत नियम है, इसलिए इनटू ऑन टू कभी नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बहुएक की मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है, तो ये सभी टाइप ऑफ फंक्शंस थे और फंक्शन के बारे में मैंने आपको समझाया। ये कंप्लीट बेसिक था बच्चों एक्सरसाइज 1.2 का, और आपने इस बेसिक को बहुत अच्छे से क्लियर से समझ लिया तो फिर अब आपको एक्सरसाइज 1.2 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।